हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी कैफे में आपका स्वागत है। आज हम लोग न्यू एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 11 चैप्टर नंबर 5 प्राकृतिक वनस्पति को पढ़ेंगे। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए इंपॉर्टेंस पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। क्या आप कभी पिकनिक के लिए जंगल गए हैं? अगर आप शहर में रहते हैं तो अवश्य ही पार्क गए होंगे, और गांव में रहते हैं तो आम, अमरूद या नारियल के बगीचे गए होंगे। आप प्राकृतिक और मानव रोपित वनस्पति में कैसे अंतर करते हैं? जो पौधा जंगल में प्राकृतिक परिस्थितियों में फलता फूलता है, वही पेड़ आपके बगीचे में मानव देख रेख में उगाया जा सकता है। प्राकृतिक वनस्पति से अभिप्राय उसी पौधा समुदाय से है जो लंबे समय तक बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के उगता है, और इसकी विभिन्न प्रजातियां वहां पाई जाने वाली मिट्टी और जलवायु परिस्थितियों में यथासंभव स्वयं को ढाल लेती है। भारत में विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। हिमालय पर्वतों पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति उगती है। पर्वतों पर शीतोष्ण। पश्चिम घाट तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में उष्ण कटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट और अंडमान निकोबार में कैसा पाया जाएगा? उष्ण कटिबंधीय वर्षावन। डेल्टा क्षेत्रों में उष्ण कटिबंधीय वन व मैंग्रोव तथा राजस्थान के मरुस्थलीय और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की झाड़ियाँ, कैक्टस और कांटेदार वनस्पति पाई जाती है। मिट्टी और जलवायु में विभिन्नता के कारण भारत में वनस्पति में क्षेत्रीय विभिन्नताएं पाई जाती है। प्रमुख वनस्पति प्रकार तथा जलवायु परिस्थिति के आधार पर भारतीय वनों को निम्न प्रकारों में बांटा जा सकता है। वनों के प्रकार: उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन। इसमें आपका उच्च तापमान और उच्च वर्षा होगा। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, पर्वतीय वन, वेलांचली व अनूप वन। वेलांचली हो गया दलदल, दलदल वाला इलाका। उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन। ये वन पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढाल पर, उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों पर और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। ये उन उष्ण और आर्द्र प्रदेशों में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और औसत वार्षिक तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। उष्णकटिबंधीय वन सघन और परतों वाले होते हैं, जहां भूमि के नज़दीक झाड़ियां और बेलें होती है। इनके ऊपर छोटे कद वाले पेड़ और सबसे ऊपर लंबे पेड़ होते हैं। इन वनों में वृक्षों की लंबाई 60 मीटर या उससे अधिक हो सकती है। चूँकि इन पेड़ों के पत्ते झड़ने, फूल आने और फल लगने का समय अलग अलग है, इसलिए ये वर्ष भर हरे भरे दिखाई देते हैं। इसमें पाए जाने वाले मुख्य वृक्ष प्रजातियाँ रोजवुड, महोगनी, एनी और एबनी है। ये इंपॉर्टेंट है। सदाबहार वन को दिखाया गया है। सदाबहार वन को हम लोग कहते हैं पृथ्वी का फेफड़ा। ये आपका भारत प्राकृतिक वनस्पति को दिखाया गया है। वेलांचली व अनूप वन। वेलांचली आपका दलदल, ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला यहाँ है। और पर्वतीय वन, पर्वतीय वन हो गया ये आपका जम्मू कश्मीर वाला इलाका और लद्दाख वाला इलाका हो गया। ये आपका अरुणाचल प्रदेश वाला इलाका हो गया। और है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, ये आपका राजस्थान साइड में होगा। ये वाला पार्ट उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, और ये वाला पार्ट उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ये वाला इलाका, ये वाला सबसे ज़्यादा भारत में यही वन पाया जाता है, पर्णपाती वन सबसे ज़्यादा। उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन, ये वाला पार्ट हो गया पश्चिमी घाट। ये लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप होगा, और उत्तर पूर्व। अर्ध सदाबहार वन इन्हीं क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम वर्षा वाले भागों में पाए जाते हैं। ये वन सदाबहार और आर्द्र पर्णपाती वनों के मिश्रित रूप है। इनमें मुख्य वृक्ष प्रजातियां साइडर, होलक और कैल है। ये इम्पोर्टेंट है। अंग्रेज भारत में वनों की आर्थिक महत्ता को समझते थे और इसलिए उन्होंने इनका बड़े पैमाने पर दोहन करना शुरू किया। इससे वनों की संरचना भी बदलती चल दी गई। गढ़वाल और
कुमायूं में पाए जाने वाले ओक के स्थान पर चीड़ के पेड़ उगाए गए जो रेल पटरी बिछाने के लिए आवश्यक थे। रेल पटरी के लिए चीड़ चीड़ वाला पौधा। चाय, कॉफी और रबड़ के बागान लगाने के लिए भी वनों को साफ किया गया। लकड़ी ऊष्मारोधक होती है, इसलिए अंग्रेजों ने इसका प्रयोग इमारत निर्माण में भरपूर मात्रा में किया। इस तरह से संरक्षण को भूलकर वनों का व्यापारिक इस्तेमाल शुरू हो गया। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, इसको हम लोग मानसून वन भी कहते हैं और ये सबसे ज़्यादा भारत में पाया जाता है। भारतवर्ष में ये वन बहुतायत में पाए जाते हैं। इन्हें मानसून वन भी कहा जाता है। ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वार्षिक वर्षा 70 से 200 सेंटीमीटर होती है। जल उपलब्धता के आधार पर इन वनों को आर्द्र और शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया जाता है। अगर पूछा गया प्रश्न है कि भारत में सबसे ज़्यादा वन कौन सा पाया जाता है, इसमें अगर पूछा जाएगा आर्द्र वाला होगा, आर्द्र पर्णपाती या शुष्क पर्णपाती, तो ये वाला होगा आर्द्र पर्णपाती वाला। आपका यूपीपीसीएस में पूछा गया प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक वन मिलने वाले वन कौन से हैं? आर्द्र पर्णपाती हो गया, शुष्क पर्णपाती हो गया, पर्वतीय वन हो गया या सदाबहार वन? तो आर्द्र पर्णपाती वन। कंफ्यूजन हो सकता है। ये पर्णपाती वन को दिखाया गया है। आर्द्र पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर होती है। ये वन उत्तर पूर्वी राज्यों और हिमालय के गिरिपद, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों और उड़ीसा में उगते हैं। सागवान, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, सेमल, कुसुम और चंदन है आदि प्रजातियों के वृक्ष इन वनों में पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट हो गया। पर्णपाती वन में सागवान, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, सेमल, कुसुम और चंदन। शुष्क पर्णपाती वन देश के उन विस्तृत भागों में मिलते हैं जहां वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर होती है। आर्द्र क्षेत्रों की ओर ये वन आर्द्र पर्णपाती और शुष्क क्षेत्रों की ओर कांटेदार वनों में मिल जाते हैं। ये वन प्रायद्वीप में अधिक वर्षा वाले भागों और उत्तर प्रदेश व बिहार के मैदानी भागों में पाए जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया आपका। शुष्क पर्णपाती वन कहाँ पाया जाएगा? यूपी और बिहार में। तो बिहार वालों के लिए स्पेशल हो गया। अधिक वर्षा वाले प्रायद्वीपीय पठार और उत्तर भारत के मैदानों में ये वन पार्कनुमा भूदृश्य बनाते हैं जहां सागवान और अन्य पेड़ों के बीच हरी भरी घास होती है। शुष्क ऋतु शुरू होते ही इन पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं और घास के मैदान में नग्न पेड़ खड़े रह जाते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले मुख्य पेड़ों में तेंदू, पलास, अमलतास, बेल, खैर और अक्सलवुड इत्यादि। राजस्थान के पश्चिमी और दक्षिणी भागों में कम वर्षा और अत्यधिक पशुचारण के कारण प्राकृतिक वनस्पति बहुत विरल है। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन उन भागों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। इन वनों में कई प्रकार के घास और झाड़ियां शामिल है। इसमें दक्षिण पश्चिमी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अर्धशुष्क क्षेत्र शामिल है। इन वनों में पौधे लगातार पूरे वर्ष पर्ण रहित रहते हैं और झाड़ियां जैसे लगते हैं। इनमें पाए जाने वाली मुख्य प्रजातियां बबूल पेड़, खजूर, खैर, नीम, खेजड़ी और पलास है। इन वृक्षों के नीचे लगभग 2 मीटर लंबी गुच्छ घास उगती है। ये आपको दिखाया गया है, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन को दिखाया गया है। एक और प्रश्न यूपीएससी 2024 में पूछा गया प्रश्न है। क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से किसके पास सदाबहार वन है? मालवा का पठार, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट,
पश्चिमी घाट और छोटा नागपुर। छोटा नागपुर का पठार। आप लोग इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में। पर्वतीय वन। पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई के साथ साथ तापमान घटने के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आता है। इन वनों को दो भागों में बांटा जा सकता है, उत्तरी पर्वतीय वन और दक्षिणी पर्वतीय वन। ऊंचाई बढ़ने के साथ हिमालय पर्वत श्रृंखला में उष्णकटिबंधीय वनों से टुंड्रा में पाए जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। हिमालय के गिरिपद पर पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इसके बाद 1000 से लेकर 2000 मीटर की ऊंचाई पर आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय प्रकार के वन पाए जाते हैं। उत्तर पूर्वी भारत की उच्चतर पहाड़ी श्रृंखलाओं और पश्चिम बंगाल और उत्तरांचल के पहाड़ी इलाकों में चौड़े पत्ते वाले ओक और चेस्टनट जैसे सदाबहार वन पाए जाते हैं। उत्तरांचल अब हो गया उत्तराखंड। इस क्षेत्र में 1500 से 1750 मीटर की ऊंचाई पर व्यापारिक महत्व वाले चीड़ के वन पाए जाते हैं। हिमालय के पश्चिमी भाग में बहुमूल्य वृक्ष प्रजाति देवदार के वन पाए जाते हैं। देवदार की लकड़ी अधिक मजबूत होती है और निर्माण कार्य में प्रयुक्त होती है। इसी तरह चिनार और वालन, जिसकी लकड़ी कश्मीर हस्तशिल्प के लिए इस्तेमाल होती है, पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ब्लू पाइन और स्प्रूस 2225 से 3048 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। इस ऊंचाई पर कई स्थानों पर शीतोष्ण कटिबंधीय घास भी उगती है। इससे अधिक ऊंचाई पर अल्पाइन वन और चारागाह पाए जाते हैं। 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर सिल्वर फर, जूनिफर, पाइन, बर्च और रोडोडेंड्रॉन आदि वृक्ष मिलते हैं। ऋतु प्रवास करने वाले समुदाय जैसे गुज्जर, बकरवाल, गुड्डी और भूटिया इन चारागाहों का पशुचारण करने के लिए भरपूर प्रयोग करते हैं। शुष्क उत्तरी ढालों की तुलना में अधिक वर्षा वाले हिमालय के दक्षिण ढालों पर अधिक वनस्पति पाई जाती है। अधिक ऊंचाई वाले भागों में टुंड्रा वनस्पति जैसे मांस व लाइकेन आदि पाए जाते हैं। टुंड्रा वाले में मांस और लाइकेन। ये आपका गुज्जर, एक मिनट, ये गुज्जर और बकरवाल, ये जनजाति कहाँ पाया जाएगा? जम्मू एंड कश्मीर में। ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। और गड्डी, गड्डी कहाँ पाया जाएगा? हिमाचल प्रदेश में। और ये भूटिया कहाँ पाया जाएगा? सिक्किम में। पर्वतीय वन को दिखाया गया है। और क्या बच गया? हाँ, दक्षिणी पर्वतीय वन मुख्यतः प्रायद्वीप के 3 भागों में मिलते हैं, पश्चिमी घाट, विंध्याचल और नीलगिरी पर्वत श्रृंखलाएं। चूंकि ये श्रृंखलाएं उष्णकटिबंधीय में पड़ती है और इनकी समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 1500 मीटर ही है, इसलिए यहाँ ऊंचाई वाले क्षेत्र में शीतोष्ण कटिबंधीय और निचले क्षेत्रों में उपोष्ण कटिबंधीय प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक प्रांतों में पश्चिमी घाट में इस तरह की वनस्पति विशेषकर पाई जाती है। नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ियों पर पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय वनों को सोलास के नाम से जाना जाता है। इन वनों में पाए जाने वाले वृक्षों मगनोलिया, लैरेल, सिनकोना और वाइटल का आर्थिक महत्व है। ये वन सतपुड़ा और मैकाल श्रेणियों में पाए जाते हैं। पर्वतीय वन में कैसा जलवायु पाया जाएगा आपका? ये हो गया वर्षा अधिक और कम तापमान। वेलांचली व अनूपवन। वेलांचली आपका दलदल वाला क्षेत्र। भारत में विभिन्न प्रकार के आर्द्र व अनूप आवास पाए जाते हैं। इसके 70% भाग पर चावल की खेती की जाती है। भारत में लगभग 39 लाख हेक्टेयर भूमि आर्द्र है। उड़ीसा में चिल्का और भरतपुर में केवलादेव राष्ट्रीय पार्क, राजस्थान पूछा जाता है। भरतपुर, राजस्थान, केवलादेव राष्ट्रीय पार्क अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों के अधिवेशन रामसर अधिवेशन के अंतर्गत रक्षित जल कुक्कुट आवास है। अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के बीच एक समझौता है।
हमारे देश की आर्द्र भूमि को 8 वर्गों में रखा गया है, जो इस प्रकार है। कितने भागों में? 8 भागों में। दक्षिण में दक्कन पठार के जलाशय और दक्षिण पश्चिमी तट क्षेत्र की लैगून व अन्य आर्द्र भूमि, राजस्थान, गुजरात और कच्छ की खारे जल वाली भूमि, गुजरात राजस्थान से पूर्व केवलादेव राष्ट्रीय पार्क, केवलादेव आपका राजस्थान, और मध्य प्रदेश की ताज़ा जल वाली झीलें व जलाशय। भारत के पूर्वी तट पर डेल्टाई आर्द्र भूमि व लैगून, चिल्का झील उड़ीसा। गंगा के मैदान में ताज़ा जल वाले कच्छ क्षेत्र, ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ के मैदान व उत्तर पूर्वी भारत और हिमालय गिरिपद के कच्छ एवं अनूप क्षेत्र, कश्मीर और लद्दाख की पर्वतीय झीलें और नदियाँ, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के द्वीप चापों के मैंग्रोव वन और दूसरे आर्द्र क्षेत्र। मैंग्रोव लवन कच्छ ज्वारीय संकरी घाटी, खाड़ी, पंक मैदानों और ज्वार नदमुख के तटीय क्षेत्रों पर उगते हैं। इसमें बहुत से लवन से न प्रभावित होने वाले पेड़ पौधे होते हैं। बंधे जल व ज्वारीय प्रवाह की संकरी खाड़ियों से आड़े तिरछे ये वन विभिन्न किस्म के पक्षियों को आश्रय प्रदान करते हैं। भारत में मैंग्रोव वन, ये आपका पुराना डाटा है, अभी आपका लेटेस्ट डाटा है। आपका मैंग्रोव वन लेटेस्ट है। मैंग्रोव वन 2021 का लेटेस्ट डाटा है कितना? 4992 किलोमीटर स्क्वायर, जो विश्व के मैंग्रोव क्षेत्र का 7% है। ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह व पश्चिम बंगाल के सुंदरवन डेल्टा में अत्यधिक विकसित है। सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल के सुंदरवन डेल्टा में पाया जाएगा। इसके अलावा ये महानदी गोदावरी और कृष्णा नदियों के डेल्टाई भाग में पाए जाते हैं। इन वनों में बढ़ते अतिक्रमण के कारण इनका संरक्षण आवश्यक हो गया है। ये मैंग्रोव वन को दिखाया गया है। वन और जीवन, असंख्य जनजातीय लोगों के लिए वन एक आवास, रोजी रोटी और अस्तित्व है। ये उन्हें भोजन, फल खाने लायक वनस्पति, शहद, पौष्टिक जड़ें और शिकार के लिए वन्य जानवर प्रदान करते हैं। ये उन्हें घर बनाने का सामान और कलाकारी की वस्तुएं देते हैं। जनजातीय समुदाय के लिए वनों की महत्ता सभी जानते हैं, क्योंकि ये उनके जीवन और आर्थिक क्रियाओं के आधार है। वनों और जनजाति समुदाय में घनिष्ठ संबंध है और इनमें से एक का विकास दूसरे के बिना असंभव है। वनों के विषय में इनके प्राचीन व्यवहारिक ज्ञान को वन विकास में प्रयोग किया जा सकता है। जनजातियों को वनों से गौण उत्पाद संग्रह करने वाले न समझकर उन्हें वन संरक्षण में भागीदारी बनाया जाना चाहिए। वन संरक्षण, वनों का जीवन और पर्यावरण के साथ जटिल संबंध है। वन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमें बहुत आर्थिक व सामाजिक लाभ पहुंचाते हैं, अतः वनों के संरक्षण की मानवीय विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका है। फलस्वरूप भारत सरकार ने पूरे देश के लिए वन संरक्षण नीति 1952 में लागू की, जिसे 1988 में संशोधित किया गया। ये इम्पोर्टेंट है आपका। वन संरक्षण नीति 1952, उसको संशोधित कब किया गया था? 1988 में। इस नई वन नीति के अनुसार सरकार सतत पोषणीय वन प्रबंध पर बल देगी, जिससे एक ओर वन संसाधनों का संरक्षण व विकास किया जाएगा और दूसरी तरफ स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा। इस वन नीति के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। देश में 33% भाग पर वन लगाना, जो वर्तमान राष्ट्रीय स्तर से 6% अधिक है। पर्यावरण संतुलन बनाए रखना और पारिस्थितिक और संतुलन क्षेत्रों में वन लगाना। देश की प्राकृतिक धरोहर, जैव विविधता तथा आनुवांशिक फूल का संरक्षण, मृदा अपरदन और मरुस्थलीकरण रोकना तथा बाढ़ व सूखा नियंत्रण। निम्नीकृत भूमि पर सामाजिक वानिकी एवं वन रोपण द्वारा वन आवरण का विस्तार, वनों की उत्पादकता बढ़ाकर वनों पर निर्भर ग्रामीण जनजातियों को इमारती लकड़ी, ईंधन, चारा और भोजन उपलब्ध करवाना और लकड़ी के स्थान पर अन्य वस्तुओं को प्रयोग में लाना। पेड़ लगाने को बढ़ावा देने के लिए पेड़ों की कटाई रोकने के लिए जन आंदोलन चलाना, जिसमें महिलाएं भी शामिल हो ताकि वनों पर दबाव कम हो।
इस वन संरक्षण नीति के अंतर्गत निम्न कदम उठाए गए हैं। सामाजिक वानिकी। सामाजिक वानिकी का अर्थ है पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंध और सुरक्षा तथा ऊसर भूमि पर वन रोपण। ऊसर भूमि का क्या मतलब हो जाएगा? बंजर भूमि। बंजर भूमि। राष्ट्रीय कृषि आयोग 1976 से 79 में सामाजिक वानिकी को 3 वर्गों में बांटा है: शहरी वानिकी, ग्रामीण वानिकी और फार्म वानिकी। शहरों और उनके इर्द गिर्द निजी व सार्वजनिक भूमि जैसे हरित पट्टी, पार्क, सड़कों के साथ जगह, औद्योगिक व व्यापारिक स्थलों पर वृक्ष लगाना और उनका प्रबंध शहरी वानिकी के अंतर्गत आता है। ग्रामीण वानिकी में कृषि वानिकी और समुदाय कृषि वानिकी को बढ़ावा दिया जाता है। कृषि वानिकी का अर्थ है कृषि योग्य तथा बंजर भूमि पर पेड़ और फसलें एक साथ लगाना। इसका अभिप्राय है कि वानिकी और खेती एक साथ करना, जिससे खाद्यान्न, चारा, ईंधन, इमारती लकड़ी और फलों का उत्पादन एक साथ किया जाए। समुदाय वानिकी में सार्वजनिक भूमि जैसे गांव, चारागाह, मंदिर भूमि, सड़कों के दोनों ओर, नहर किनारे, रेल पट्टी के साथ पटरी और विद्यालयों में पेड़ लगाना शामिल है। इसका उद्देश्य पूरे समुदाय को लाभ पहुंचाना है। इस योजना का एक उद्देश्य भूमि विहीन लोगों को वानिकीकरण से जोड़ना तथा इससे उन्हें वे लाभ पहुंचाना जो केवल भूस्वामियों को ही प्राप्त होते हैं। फार्म वानिकी। फार्म वानिकी के अंतर्गत किसान अपने खेतों में व्यापारिक महत्व वाले या दूसरे पेड़ लगाते हैं। वन विभाग इसके लिए छोटे और मध्यम किसान को निःशुल्क पौधे उपलब्ध कराता है। इस योजना के तहत कई तरह की भूमि जैसे खेतों की मेड़ें, चारागाह, घास स्थल, घर के पास पड़ी खाली जमीन और पशुओं के बाड़ों में भी पेड़ लगाए जाते हैं। वन्य प्राणी। आपने चिड़िया में पिंजड़ों में जंतु और पक्षी दोनों देखे होंगे। भारत में वन्य प्राणी एक महान प्राकृतिक धरोहर है। यह अनुमान लगाया गया है कि विश्व के ज्ञात पौधों और प्राणियों की किस्मों में से 4 से 5% किस्में भारत में पाई जाती है। हमारे देश में इतने बड़े पैमाने पर जैव विविधता पाए जाने के कारण यहाँ पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र हैं जिन्हें हमने युगों से संरक्षित रखा है। समय के साथ पारिस्थितिकी तंत्रों के आवास मानव क्रियाओं द्वारा प्रभावित हुए। परिणाम स्वरूप जैव प्रजातियों की संख्या काफ़ी कम हो गई है। कुछ जैव प्रजातियां तो लुप्त होने के कगार पर है। वन्य प्राणियों की संख्या कम होने के मुख्य कारण इस प्रकार हैं। औद्योगिकी और तकनीकी विकास के कारण वनों के दोहन की गति तेज से हुई। खेती, मानवीय बस्ती, सड़कों, खदानों, जलाशयों इत्यादि के लिए जमीन से वनों को साफ किया गया। स्थानीय लोगों ने चारे, ईंधन और इमारती लकड़ी के लिए वनों से पेड़ काटे और वनों पर दबाव बढ़ाया। पालतू पशुओं के लिए चारागाहों की खोज में मानव ने वन्य जीवों और उनके आवासों को नष्ट किया। रजवाड़ों और संभ्रांत वर्ग ने शिकार को कीड़ा बनाया। कीड़ा मतलब खेलकूद। एक ही बार में सैकड़ों वन्य जीवों को शिकार बनाया। व्यापारिक महत्व के लिए अभी भी पशुओं को मारा जा रहा है। जंगल में आग लगने से भी वन और वन्य प्राणियों की प्रजातियां नष्ट हुई। यह महसूस किया जा रहा है कि राष्ट्रीय व विश्व प्राकृतिक धरोहर को बचाने और पारिस्थितिक पर्यटन, इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए वन प्राणियों का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिशा में सरकार क्या कदम उठाए हैं? भारत में वन्य प्राणी संरक्षण। भारत में वन्य प्राणियों के बचाव की परिपाटी बहुत पुरानी है। पंचतंत्र और जंगल बुक इत्यादि की कहानियाँ हमारे वन्य प्राणियों के प्रति प्रेम का उदाहरण प्रस्तुत करती है। इनका युवाओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव है। वन्य प्राणी अधिनियम 1972 में पास हुआ। ये इम्पोर्टेंट है। वन्य प्राणी अधिनियम 1972 में तो पास हुआ। किसके बाद? स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 के बाद, जो वन्य प्राणियों के संरक्षण और रक्षण की कानूनी रूपरेखा तैयार करती है। इस अधिनियम के 2 मुख्य उद्देश्य हैं। अधिनियम के तहत अनुसूची में सूचीबद्ध संकटापन्न प्रजातियों को सुरक्षा प्रदान करना तथा नेशनल पार्क, पशु विहार जैसे
संरक्षित क्षेत्रों को कानूनी सहायता प्रदान करना। इस अधिनियम को 1991 में पूर्णतया संशोधित कर दिया गया, जिसके तहत कठोर सजा का प्रावधान किया गया। इसमें कुछ पौधों की प्रजातियों को बचाने तथा संकटापन्न प्रजातियों के संरक्षण का प्रावधान है। देश में 103 नेशनल पार्क और 563 वन्य प्राणी अभय वन है। अभी लेटेस्ट 107 हो गया और वन्य प्राणी कितना है 544। आपका 106 कौन सा है? 106 हो गया रायमोना नेशनल पार्क। ये कहाँ है? तो असम में है। 107 कौन सा है? देहिंग पटकाई। ये कहाँ है? असम में है। वन्य प्राणी संरक्षण का दायरा काफ़ी बड़ा है और इसमें मानव कल्याण की असीम संभावनाएं निहित है। यद्यपि इस लक्ष्य को तभी प्राप्त किया जा सकता है जब हर व्यक्ति इसका महत्व समझे और अपना योगदान दे। यूनेस्को के मानव और जीव मंडल योजना के तहत भारत सरकार ने वनस्पति जात और प्राणी जात के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 और प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 जैसी विशेष योजनाएं इन जातियों के संरक्षण और उनके आवास के बचाव के लिए चलाई जा रही है। इनमें से प्रोजेक्ट टाइगर 1973 से चलाई जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में बाघों की संख्या का स्तर बनाए रखना है, जिससे वैज्ञानिक, सौंदर्यात्मक, सांस्कृतिक और पारिस्थितिक मूल्य बनाए रखे जा सके। इससे प्राकृतिक धरोहर को भी संरक्षण मिलेगा, जिसका लोगों को शिक्षा और मनोरंजन के रूप में फायदा होगा। शुरू में यह योजना 9 बाघ निश्चयों आरक्षित क्षेत्रों में शुरू की गई थी और ये 16,339 वर्ग किलोमीटर पर फैली थी। अब यह योजना 50 करोड़ बाघ निश्चयों में चल रही है और इनका क्षेत्रफल 71,027.10 वर्ग किलोमीटर और 18 राज्यों में व्याप्त है। हाथी को दिखाया गया है। एक मिनट, अभी कितना हो गया? 54 आपका हो गया। भारत में कितना है? 54 बाघ रिजर्व है अभी टोटल। बाघ रिजर्व 54 है। देश में बाघों की संख्या 2006 में 1411 से बढ़कर 2020 में, इसको मैं लेटेस्ट बताता हूँ, देख लेते हैं, जो विश्व की कुल बाघ संख्या का 70% नहीं, अभी 75% है। यह योजना मुख्य रूप से बाघ केंद्रित है, परंतु फिर भी पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता पर जोर दिया जाता है। बाघों की संख्या का स्तर तभी ऊंचा रह सकता है जब पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न पोषण स्तरों और इसकी भोजन कड़ी को बनाए रखा जाए। एक मिनट, अभी टोटल कितना है? बाघ रिजर्व हो गया 54। लेटेस्ट में 53वां कौन सा है? 53वां हो गया आपका रानीपुर हो गया। ये कहाँ है? यूपी में है। 54 कौन सा है? धौलपुर करौली। ये कहाँ है? तो राजस्थान में है। और भारत में बाघों की संख्या कितना है लेटेस्ट में? बाघों की संख्या 3682 और बाघ दिवस 29 जुलाई को माना जाता है। और विश्व का 75% बाघ भारत में है, पाया जाता है। सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। कितना है? 785। बिहार में कितना है? 54 है। बिहार में एक ही क्या कहते हैं, बाघ का नेशनल पार्क है। कौन सा है? वाल्मीकि नगर। कहाँ है? तो वेस्ट चंपारण में है।
इसके अलावा भारत सरकार द्वारा कुछ और परियोजनाएं जैसे मगरमच्छ प्रजनन परियोजना, हंगुल परियोजना और हिमालय कस्तूरी मृग परियोजना भी चलाई जा रही है। हंगुल आपको लद्दाख में मिलता है। ये इम्पोर्टेंट है, नोट करके लिख लीजिएगा। मगरमच्छ मगरमच्छ परियोजना कब स्टार्ट हुआ था? 1975 में। और हंगुल हो गया आपका 1970 में। और क्या बचा? कस्तूरी मृग भी 1970। जीवमंडल निश्चय आरक्षित क्षेत्र विशेष प्रकार के भौमिक और तटीय पारिस्थितिक तंत्र है जिन्हें यूनेस्को के मानव और जीवमंडल प्रोग्राम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है, जैसा कि आरेख 5.1 में दिखाया गया है। जीवमंडल निश्चय के 3 मुख्य उद्देश्य हैं। भारत में 18 जीवमंडल निश्चय है। इनमें से 12 जीवमंडल निश्चय यूनेस्को द्वारा जीवमंडल निश्चय विश्व नेटवर्क पर मान्यता प्राप्त है। लेटेस्ट कौन है 12वां वाला? ये आपका पन्ना वाला है। ये एमपी में 2020 में आई थिंक दिया था, 2020 में। हाँ, ये आपको दिखाया गया है। जीवमंडल निश्चय की सूची को दिखाया गया। नीलगिरी 1986 सबसे पहला यही है। वायनाड, नागरहोल, बांदीपुर, मुदुमलाई, नीलम्बूर, साइलेंट वैली, सिरुवली पहाड़ियाँ, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटका। ये पूछा जाता है कौन कौन से स्टेट्स है। ये आपका हो गया तमिलनाडु, केरल और कर्नाटका। नंदा देवी 1988 चमोली, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा पहाड़ी उत्तराखंड में। नोकरेक 1988 गारो पहाड़ियाँ के हिस्सा मेघालय। मानस 1989 कोकराझार, बोगाई गांव, बरपेटा, नलबाड़ी, कामरूप व दरांग जिलों के हिस्से असम। ये इम्पोर्टेंट है, मतलब असम क्या कहते हैं, स्टेट वाइड पूछता है। सुंदरवन 1989 गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का डेल्टा व इसका हिस्सा पश्चिम बंगाल। मन्नार की खाड़ी 1989 तमिलनाडु के उत्तर में रामेश्वरम द्वीप से दक्षिण में कन्याकुमारी तक विस्तृत मन्नार की खाड़ी का भारतीय भाग। ग्रेट निकोबार 1989 अंडमान निकोबार के सुदूर दक्षिणी द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह। सिमलीपाल 1994 मयूरभंज जिले के भाग उड़ीसा। डिब्रू साइकोबा 1997 डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया जिलों के भाग असम। दिहांग देबांग 1998 अरुणाचल प्रदेश में सियांग और देवांग जिलों के भाग अरुणाचल प्रदेश। पंचमढ़ी 1999 बैतूल, होशंगाबाद और छिंदवाड़ा जिलों के भाग मध्य प्रदेश। कंचनजंगा 2000 उत्तर और पश्चिम सिक्किम के भाग। अगस्तमलाई 2001 केरल में अगस्त्य थिमलाई पहाड़ी। अचनकमर अमरकंटक 2005 मध्य प्रदेश के अनूपपुर और दिंडोरी जिलों के भाग और छत्तीसगढ़ में बिलासपुर जिले के भाग। मोस्टली आपका छत्तीसगढ़ में। कच्छ 2008 कच्छ का भाग एवं गुजरात के राजकोट, सुंदरनगर तथा पाटन जिले। ठंडा रेगिस्तान पिन वैली 2009 में पिन वैली नेशनल पार्क एवं प्रतिवेश चंद्रताल तथा सारचू एवं किब्बर वन्य प्राणी अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश। ये पूछा जाता है पिन वैली नेशनल पार्क कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में है। शेष अचलम 2010 पूर्वी घाट में शेष अचलम की पहाड़ियाँ तथा आंध्र प्रदेश में चित्तूर तथा कडप्पा जिले के भाग। पन्ना 2011 मध्य प्रदेश में पन्ना एवं छतरपुर जिले के भाग। ये आपको जीव मंडल के निश्चय के उद्देश्य को दिखाया गया है। संरक्षण, जीव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्रों का संरक्षण, विकास, पर्यावरण और विकास का मेलजोल, जीव मंडल का निश्चय, व्यवस्था, पर्यावरण अनुसंधान और देख रेख के लिए अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क। ये आपका जीव मंडल निश्चय दिखाया गया। ये मानचित्र के आधार पर हम लोग डिस्कस करते हैं। नंदा देवी कहाँ है, तो उत्तराखंड में है।
कंचनजंगा कहाँ है? तो सिक्किम में है। दिहांग देबांग कहाँ है? तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। डिब्रू साइकोबा ये कहाँ है? आपका असम में है। मानस असम में है। ये पूछा जाता है नाकरेक ये कहाँ है? तो मेघालय में है। पंचमढ़ी, पंचमढ़ी कहाँ है आपका? तो एमपी में है, मध्य प्रदेश। अचन कमर अमरकंटक ये कहाँ है आपका? छत्तीसगढ़। सिमलीपाल उड़ीसा। सुंदरवन वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ कहाँ है? तो तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका में। अगस्त्य मलाई ये कहाँ है आपका? तमिलनाडु, केरल। मन्नार की खाड़ी आपका इंडिया प्लस श्रीलंका। ठीक है। ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार में। आइए अभ्यास को देखते हैं। चंदन वन किस तरह के वन के उदाहरण है? कौन सा है आपका? पर्णपाती वन है। प्रोजेक्ट टाइगर निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से शुरू किया गया था? बाघ को शिकार से बचाने के लिए कब किया गया था? 1973। नंदा देवी जीव मंडल निश्चय निम्नलिखित में से किस प्रांत में स्थित है? नंदा देवी कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। निम्नलिखित में से कितने भारत के जीव मंडल निश्चय यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है? कितना है? ये पुराना क्वेश्चन है। अभी टोटल 12 है। 12 है। 12वां कौन सा है? तो पन्ना है, मध्य प्रदेश, 2020 में। वन नीति के अनुसार वर्तमान में निम्नलिखित में से कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों के अधीन होना चाहिए? 33%। तो दोस्तों ये टॉपिक कैसा लगा? अगर कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मेरा चैनल थोड़ा न्यू है तो कृपया मुझे सपोर्ट कीजिए, थोड़ा सब्सक्राइब भी कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए जिससे वो भी एनसीईआरटी फैक्ट्स को जान सके। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम, हर हर महादेव।